गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे ओवरहेड लाइन के बारे में। ओवरहेड लाइन जो है वो जनरली पावर को ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक जो पावर ट्रांसमिट करते हैं वो हम ओवरहेड लाइन के थ्रू करते हैं। ठीक है। ओवरहेड लाइन में मेन कंपोनेंट सब हो गया। मेन कंपोनेंट उसका क्या है? कंडक्टर्स है। कंडक्टर जो है वो एक करंट कैरिंग एलिमेंट है और वो पावर को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ट्रांसमिट करता है। कंडक्टर में मेन हम एल्यूमिनियम्स, कॉपर, एसीएसआर, एल्यूमिनियम्स कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स और कैडमियम कॉपर हम कंडक्टर के थ्रू यूज करते हैं। ये जो कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ये हमेशा स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब क्या? एक बीच में कोर होना चाहिए और उसका साइड में कंडक्टर होना चाहिए। ये बीच में जो स्टील है, स्टील जो है इसका फ़ायदा क्या है? इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर्स इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टील है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। दूसरा जो स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट को ये रिड्यूस करता है स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करता है। और तीसरा, स्टैंडर्ड होने के कारण फ्लेक्सिबिलिटी, कंडक्टर का फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होता है। तो ये तीन रीज़न के कारण हम ट्रांसमिशन लाइन में स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज करते हैं। स्किन इफेक्ट का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो इसका प्रीवियस लेक्चर में हम स्किन इफेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी किए थे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन आता है सपोर्ट। जो सपोर्ट है मेनली वो कंडक्टर को सपोर्ट देता है। कंडक्टर को ओवरहेड लाइन में, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक ग्राउंड से कंडक्टर को एक डिस्टेंस देता है और एक लेवल पे जाके उसको रखवाता है। तो ग्राउंड से जो कंडक्टर है वो मिनिमम 10 मीटर हाइट होना चाहिए और उसका क्लियरेंस जो है 10 मीटर होना चाहिए। तो 10 मीटर ऊपर में ये 10 मीटर के ऊपर ये कंडक्टर को ऐसा स्टे करवाता है यहाँ पे। तो जो सपोर्ट का मेन काम है वो कंडक्टर को कैरी करता है और कंडक्टर को ग्राउंड क्लियरेंस देता है। ठीक है। देन आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स जो है वो कंडक्टर्स और ग्राउंड को इंसुलेट करता है। मतलब ये जो कंडक्टर गया है ये कंडक्टर को ग्राउंड से मिलने नहीं देता है, उसको इंसुलेट करवाता है। और जो कंडक्टर्स है वो जो इंसुलेटर्स है वो पोल पे लगा रहता है और पोल का जो क्रॉस आर्म है वहाँ पे लगा रहता है और जो कंडक्टर को उसका ऊपर कंडक्टर को कैरी करता है। ठीक है। तो इंसुलेटर्स का मेन काम हो गया कि वो कंडक्टर्स और ग्राउंड को इंसुलेट करता है। ठीक है। देन आता है क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म जो है ये वाला पार्ट को, पोल का ये वाला पार्ट को हम क्रॉस आर्म करते हैं। क्रॉस आर्म में जनरली क्या होता है, एक तो इंसुलेटर्स लगा रहता है यहाँ पे। क्रॉस आर्म जो है इंसुलेटर्स को कैरी करता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए इंसुलेटर्स जो है कंडक्टर को कैरी करता है और क्रॉस आर्म जो है वो इंसुलेटर को कैरी करता है। ठीक है। क्रॉस आर्म जो है इंसुलेटर को कैरी करता है और दो कंडक्टर के बीच में क्लियरेंस भी रखता है। लेकिन जो पोल जो है कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में क्लियरेंस रखता है और जो क्रॉस आर्म है वो दो कंडक्टर के बीच में क्लियरेंस लाता है। ये दो कंडक्टर के बीच में क्लियरेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 मीटर्स होना चाहिए। मिनिमम
3 फीट होना चाहिए। 2 कंडक्टर के बीच में जो क्लियरेंस है वो मिनिमम 3 फीट होना चाहिए और 3 फीट होना चाहिए। और जो क्रॉस आर्म जो है डिफरेंट टाइप का है, वो पोल के हिसाब से क्रॉस आर्म आता है, ठीक। देन उसके बाद फेज प्लेट क्या है? फेज प्लेट हमको देने से हमारा एडिशनल बेनिफिट है। हम इसको अगर प्रोफेशनल हैं कोई, तो हम इसको नहीं देने से भी हम जान सकते हैं कि कौन सा फेज आर है, कौन सा फेज वाई है और कौन सा फेज बी है। अगर प्रोफेशनल नहीं है तो हमेशा अगर ये फेज प्लेट लगाने से हमको ये क्लियरेंस मिलता है कि कौन सा फेज आर है, कौन सा फेज वाई है, कौन सा फेज बी है। अगर मान लीजिए हमको एक दूसरा पोल यहाँ पे, मान लीजिए ये एक तो पोल हो गया और ये आर वाई बी फेज को कैरी किया है और हमको ये वाला पोल को हम इससे जोड़ना है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा आर वाला फेज इधर लगेगा, वाई वाला फेज इधर लगेगा और बी वाला फेज इधर लगेगा? अगर इसका उल्टा हो गया तो फिर हमारा शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है और फॉल्ट होने का चांसेस है। मैं यहाँ पे एक पोल का एग्जांपल लिया, लेकिन यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर का भी एग्जांपल ले सकते हो। इस वजह से हमारा जो फेज प्लेट है वो ट्रांसमिशन लाइन में और ओवरहेड लाइन में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है फेज पहचानने के लिए। देन आता है डेंजर प्लेट क्या है? डेंजर प्लेट एक ऐसा प्लेट है जहाँ पे आपका वोल्टेज का लेवल को लिखा रहता है, और वोल्टेज लेवल लिखा होने के कारण क्या होता है कि कोई भी वर्कर या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन या फिर पब्लिक इसको देख के अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे जो है 15,000 वोल्ट जा रहा है, यहाँ पे 22 kV का करंट जा रहा है, यहाँ पे 11 kV जा रहा है, यहाँ पे हमको खतरा है बोल के वो अलर्ट हो जाते हैं और उस एरिया से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके वो अपना जो भी काम है उसको करते हैं। देन आता है लाइटिंग अरेस्टर का जो काम है वो इस वजह से होता है कि लाइटिंग अरेस्टर लगाने से जो लाइटिंग स्ट्रोक का जो हाई वोल्टेज रहता है वो सडनली ग्राउंड हो जाता है बिना कुछ जो ओवरहेड लाइन का कंपोनेंट को डैमेज पहुंचाए, वो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाता है, जिस वजह से हम ओवरहेड लाइन का जो सारा कंपोनेंट है सब बच जाता है और वो ओवरहेड जो लाइटनिंग स्ट्रोक जो रहता है, लाइटनिंग स्ट्राइक जो करता है, उसके वजह से हमारा जो कंपोनेंट ख़राब होने का चांस रहता है, डैमेज होने का चांस रहता है, वो चांस घट जाता है। देन आता है एंटी क्लैम्बिंग वायर क्या होता है? एंटी क्लैम्बिंग वायर यहाँ पे मतलब ये जो पाइप है, ये जो पोल है, ये पोल के चारों ओर हम कांटा जैसा ऐसा वायर को दे देते हैं। ये कांटा जैसा वायर को हम अगर यहाँ पे दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोई बिना अनऑथराइज पर्सन नहीं जा सकता, इस पोल पे जाके कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। इस वजह से हम एंटी क्लैम्बिंग का वायर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे किसी अनऑथराइज पर्सन को पोल में चलने नहीं देते हैं। देन आता है जो कंडक्टर है, हम अभी जो पढ़े कंडक्टर, उसका मेन काम है करंट को कैरी करना, और इसमें कंडक्टर में ACSR, गाल्वानाइज्ड स्टील्स, कैडमियम, कॉपर, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं, और कंडक्टर जो है वो स्टैंडर्ड कंडक्टर होना चाहिए। देन उसके बाद सपोर्ट जो है, सपोर्ट क्या करता है
कि कीप द कंडक्टर्स एट ए सुइटेबल्स लेवल, जो कंडक्टर को है एक सुइटेबल्स लेवल से ग्राउंड क्लियरेंस में रखता है, सुइटेबल लेवल पे वो जाके कंडक्टर को रखता है। और जो कंडक्टर है ग्राउंड से 10 मीटर दूरी होना चाहिए, ठीक है। देन आता है प्रॉपर्टी ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है सपोर्ट का जो कि मस्ट है। पहला जो है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये सपोर्ट का जो है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो कि कंडक्टर्स और विंड प्रेशर ये सब का जो टेंशन है उसको झेल पाए, इतना मतलब उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। देन लाइट वेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए लेकिन हल्का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो जितना भी हल्का हो जाए, आप जितना भी हल्का करना चाहिए आप कर सकते हो, लेकिन उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइट वेट होने के कारण क्या हम उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वो और उसका वेट जो है वेट लिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, और इजीली हम पोल को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन पोल जो है चीपेस्ट होना चाहिए, थोड़ा चिप्ड होना चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा पोल का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। देन जो लाइफ है उसका लाइफ थोड़ा लॉन्गेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल बाद उसको फिर से दोबारा से रिप्लेस करना पड़े या फिर चेंज करना पड़े, ऐसा में हमारा जो कॉस्ट है हमको ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट में कितना टाइप है हम अब जानेंगे। इसका पहले वीडियो में हम देखे थे जो इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर्स क्या क्या इंसुलेटर्स है हम उसका डिटेल्स वीडियो स्टडी किए हैं। इसका पहला वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप का सपोर्ट, सपोर्ट कौन सा टाइप का रहता है। सपोर्ट मेनली 4 टाइप का रहता है। पहला है वुडन पोल्स, देन है स्टील पोल, फिर आरसीसी पोल्स, फिर स्टील टावर। 4 पोल जो है हमारा मेन होता है। तो वुडन पोल जो है, वुडन पोल देखिए ये है वुडन पोल्स। ये जो वुडन पोल है ये सीजोनेड वुड से बना रहता है। सीजोनेड वुड जो साल बोलते हैं ना, वो साल का पेड़ से ये वाला पोल वुडन पोल बनता है। और इसका जो क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म भी वुडन होता है, ठीक है। क्रॉस आर्म को हम इसका हेड पे लगाते हैं और क्रॉस आर्म से हम इंसुलेटर्स को फिट करते हैं, और इंसुलेटर जो है करंट को कैरी करता है, ठीक है। और जो वुडन पोल है ये जनरली हमारा रूरल एरिया में लगता है। वुडन पोल जो है रूरल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम वुडन पोल का यूज करते हैं। और इसका जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन बहुत कम रहता है, लाइफ स्पेन बहुत कम है इसका। और इसका जो डिस्टेंस है 2 पोल का, एक यहाँ पे सपोर्ट हो गया और यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, इसका जो डिस्टेंस होगा ये 50 मीटर से कम रहता है। 50 मीटर से कम होने से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से वर्किंग करता है और वो ज़्यादा तक टिकाऊ रहता है, ठीक है। और उससे अगर ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत बहुत देखने को मिलता है। देन आता है आपका स्टील पोल। जो स्टील पोल है वो वुडन पोल से थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ में हाई होता है और ये दिखने को भी अच्छा दिखता है वुडन पोल से। और
और एक पॉइंट है वुडन पोल में, इसका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो हाई रहता है, लेकिन स्टील पोल में इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उतना हाई नहीं रहता, जबकि ये एक मेटालिक पार्ट है तो उसमें थोड़ा रिस्की रहता है। अगर करंट लीकेज हो जाए तो थोड़ा रिस्की होता है। और जो इसका जो आउटलुक है वो अच्छा दिखता है। और जो स्टील पोल है ये सिटी में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा रहता है और इसका जो स्पेन होता है, टू सपोर्ट का जो स्पेन होता है वो 50 मीटर से ज़्यादा हम कर सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, उसमें कोई भी डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, देन आता है आरसीसी पोल। आरसीसी पोल जो है ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बना रहता है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मतलब क्या? रेनफोर्स मतलब स्टील जो भी थोड़ा स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला स्टील है या फिर रॉड है, उसको लेके हम उसमें सीमेंट अगर दे देंगे, सीमेंट का कंक्रीट कर देंगे तो रेनफोर्स स्टील रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बन जाएगा। और उस कंक्रीट को हम एज ए पोल के तरह यूज करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइन में ज़्यादातर यूज होता है। जो 11 kV लाइन आता है, 11 kV, इसमें हम स्टील ये आरसीसी पोल का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सिटी में जो 220 वोल्ट जो जाता है, इसमें हम स्टील पोल का यूज करते हैं। और कहीं कहीं 11 kV तक हम स्टील पोल को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो 11 kV जो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन होता है उसमें आरसीसी पोल को हम दे के पावर को ट्रांसमिट करते हैं। और जो आरसीसी पोल है वो ये वुडन और स्टील दोनों से ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहता है। इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है। और दूसरा क्या है, इसका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा है। लाइफ स्पेन ज़्यादा है। फिर स्पेन जो टू सपोर्ट का स्पेन जो वो भी ज़्यादा है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। और उसका आउटलुक अपीयरेंस भी बहुत ही लुक बढ़िया है, दिखने को बहुत ही अच्छा दिखता है। और जो इसका भी जो हाइट है ग्राउंड से 10 मीटर का रहता है। कंडक्टर्स और ग्राउंड का 10 मीटर का डिस्टेंस रहता है। देन आता है हमारा स्टील टावर। स्टील टावर जो है जनरली हम जितना अभी पढ़े, आपका वुडन पोल हो गया, स्टील पोल हो गया, आरसीसी पोल हो गया, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक ऐसा सपोर्ट है जो कि हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, वो है स्टील टावर। स्टील टावर को हम जनरली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज करते हैं। मैं वोल्टेज का लेवल बता देता हूँ। पहला आता है लो वोल्टेज, फिर आता है मीडियम वोल्टेज, फिर आता है हाई वोल्टेज, फिर आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये ओवरहेड लाइन में इतना 4 लेवल, वोल्टेज का 4 लेवल रहता है। लो वोल्टेज में है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। मीडियम वोल्टेज में है 650 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाई वोल्टेज जो है वो 33 kV तक हाई वोल्टेज हम मानते हैं। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो है बियॉन्ड 33 kV हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मानते हैं। ये चारों वोल्टेज लेवल हम ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं। ठीक है,
तो जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है बियॉन्ड 33 kV, बियॉन्ड 33 kV जो है हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन स्टील टावर के थ्रू हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टील टावर जो है वो देखने को इस टाइप का रहता है और इसका हाइट जो है जनरली वो ग्राउंड से 41 मीटर्स, ग्राउंड से 41 मीटर्स हाइट उसका रहता है, ग्राउंड से 41 मीटर्स। ये हो गया ग्राउंड, तो यहाँ तक वो रहेगा 41 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 41 मीटर्स इसका हाइट रहता है। और जो क्रॉस आर्म है इसका जो 2 क्रॉस आर्म है, ये देखिए, ये एक ठो क्रॉस आर्म और ये एक ठो क्रॉस आर्म। इसका जो क्रॉस आर्म है इसका डिस्टेंस जो है ये 11 मीटर्स का डिस्टेंस ये कवर करता है। 11 मीटर होना चाहिए और होता है। और जो स्टील टावर है ये जनरली एक लाइटनिंग का कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। मतलब जब भी इसमें लाइटनिंग का स्ट्रोक आता है तो ये स्टील टावर डायरेक्टली ग्राउंड, और लाइटनिंग का जो वोल्टेज है डायरेक्टली उसको ग्राउंड कर देता है। तो लाइटनिंग का कंडक्टर जैसा भी स्टील टावर बिहेव करता है। और इसका जो लाइफ है, स्टील टावर का जो लाइफ है वो ये सब पोल से, ये सब सपोर्ट से स्टील टावर का लाइफ ज़्यादा होता है, लाइफ स्पेन उसका ज़्यादा है। और दो टावर के बीच जो डिस्टेंस है वो 320 मीटर तक हम डिस्टेंस उसका मेंटेन कर सकते हैं। 320 मीटर तक हम एक पोल से, एक टावर से दूसरा टावर 320 मीटर तक डिस्टेंस हम मेंटेन कर सकते हैं। देन उसका ये जो स्टील है, ये स्टील जो है गाल्वानाइज स्टील होता है। गाल्वानाइज स्टील मतलब क्या, जो गाल्वानाइज स्टील है उसमें रस्ट नहीं होता है। गाल्वानाइज मतलब गाल्वानाइज मतलब इसमें जिंक का एक कोट डाला जाता है। स्टील में या फिर आयरन में एक तो जिंक का कोट डाला जाता है। जिंक का कोट डालने से इसमें रस्ट होने का चांस नहीं रहता है, इसलिए इसका लाइफ स्पेन भी इंक्रीज हो जाता है स्टील टावर का। अगर मान लीजिए गाल्वानाइज स्टील नहीं होता, सिर्फ स्टील होता है, तो इसमें अगर रस्ट लग जाता तो इसका जल्दी लाइफ ख़त्म हो जाता है। इस वजह से इसका गाल्वानाइज स्टील का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी यहाँ पे आपको डाउट लगे, जैसे कि मैं इंसुलेटर्स के बारे में और जो स्किन इफ़ेक्ट के बारे में हमारा पहला वीडियो में इसका लेक्चर दे चुके हैं, और उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।